उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए समस्त कर्मचारी भाइयों, पदाधिकारी और जितने भी गणमान्य मीडिया बंधुओं के लोग हैं, समस्त राजनेता जो भी राजनीति से अपनी पटधारा या पटपक्ष रखते हैं, उन सभी को सादर नमस्कार। और मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती समय और बहुमूल्य समय निकाल के अगर कर्मचारियों के हितों के लिए सामने आए और अपना कीमती वक्त दिया, कीमती समय दिया, इसके लिए एम्बुलेंस परिवार आपका आभार व्यक्त करता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज यह लाइव प्रसारण सीधा लखनऊ के इको गार्डन मैदान से एएलएस एम्बुलेंस कर्मचारियों के समायोजन को लेकर शांतिपूर्ण धरना कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए यह आज का दूसरा दिन है। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस लाइव के माध्यम से एक संदेश भी देना है उत्तर प्रदेश के इस सरकार को, उत्तर प्रदेश के प्रशासन को, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में बैठे उच्च पदाधिकारियों को, उच्च विभागाध्यक्ष को, कि आज अगर एम्बुलेंस कर्मचारी आज सूबे की राजधानी लखनऊ में अगर अपनी मांगों को लेकर बैठा है, वह कोरोना योद्धा अगर रोड पे बैठा है, वह कोरोना काल के हीरो अगर आज बैनर के नीचे अपनी मांगों के और समायोजन को और भविष्य को लेकर अगर रोड पे आए, तो क्यों आए? इन सभी पे विस्तृत चर्चा के लिए और इन सभी प्रश्नों के विस्तृत जवाब के लिए आप सब लोग लाइव से जुड़े रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कोने कोने से आए हुए हमारे कई पदाधिकारी, हमारे कई कर्मचारी भाई अभी इस लाइव प्रसारण के माध्यम से आप सबसे रूबरू होंगे और अपनी अपनी वक्तव्य को आप सबके समक्ष स्पष्टता से रखेंगे और कई प्रश्नों के जवाब उनसे हम सीधा पूछेंगे और सीधा आप सबको बताएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज जिस प्रकार से देखें कि इस कोविड काल में जहाँ पे लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे थे, सहमे थे, इस कोरोना काल के हीरो का, अगर इस कोरोना काल के जिन्हें देवतुल्य बताया गया, जिन्हें कोरोना काल का एक योद्धा बताया गया, अगर उन्हें आज रोड पे उतारने का काम अगर सरकार या प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, तो ये कितनी गलत बात है और कितनी चिंताजनक बात है। इन सभी पे विस्तृत जानकारी के लिए आप सबको हम धरना स्थल से सीधा लाइव प्रसारण करवा रहे हैं और सीधा दिखवा रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर एक एम्बुलेंस कर्मचारी, एक कोरोना काल के हीरो अगर रोड पे उतरे, तो आखिर क्यों उतरे? पूछता है उत्तर प्रदेश, और पूछता है उत्तर प्रदेश का समस्त एम्बुलेंस कर्मी, पूछता है उत्तर प्रदेश का समस्त कोरोना योद्धा। अगर कोरोना काल में कोरोना योद्धा का सम्मान प्राप्त हुआ, तो कोरोना काल के बाद उन्हें अपमान से क्यों अग्रसेतित किया गया, उन्हें क्यों बैठाया गया? इस पूरी चर्चा पे आपको ले चलते हैं, धरना स्थल से सीधा जोड़ते हैं और प्रश्न पूछते हैं उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस परिवार के प्रदेश कोषाध्यक्ष सुशील पांडे जी से। सीधा हम उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आखिर क्या कारण रहा और एक दिन का पूरा काल बीत गया, कौन कौन मिले और किन किन कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या इनके साथ हुआ, इन सभी पे हम ढेरों चर्चाएं करेंगे। कई लोगों से जुड़े रहिए। आइए। नमस्कार साथियों, हम लोग लगातार आज दूसरे दिन इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं।
कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों की समस्याओं को सुनने तक तैयार नहीं हो रहा है। इन कर्मचारियों का लगातार शोषण होता आया है। ये कर्मचारी 2012 से ड्यूटी कर रहे थे। एलएस सेवा 2017 में लॉन्च की गई, उस पर इन कर्मचारियों का समायोजन हुआ। इन्होंने 2021 तक सेवा दी। आज टेंडर प्रक्रिया में टेंडर एक दूसरी कंपनी को मिल गया। टेंडर प्रक्रिया शासन कराती है। शासन को 250 एम्बुलेंसें तो याद रही, लेकिन इन कर्मचारियों का समायोजन नहीं याद रहा कि उस पर काम करने वाले 1000 कर्मचारियों का क्या होगा। टेंडर प्रशासन में बैठे अधिकारी निकालते हैं, क्या उनको यह नहीं याद रहता कि उस एम्बुलेंसों पर ड्यूटी करने वालों लोगों का क्या होगा? क्या उनके समायोजन की बात टेंडर में नहीं रखनी चाहिए? टेंडर प्रक्रिया में क्यों नहीं रखा गया कि इन कर्मचारियों का समायोजन एम्बुलेंस सहित किया जाए? जो वेतन आज इन कर्मचारियों को मिल रहा है वही वेतन उस कंपनी में भी मिलना चाहिए, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में आप इससे कम वेतन नहीं दे रहे हो, उससे ज़्यादा ही पे टेंडर हुआ है। तो इन कर्मचारियों का समायोजन आखिर क्यों नहीं कंपनी कर रही है? नई कंपनी 20,000 25,000 रुपये लेकर उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ उनकी बेरोजगारी का फ़ायदा उठा रही है। एक तरफ कर्मचारियों को बेरोजगार किया जा रहा है, दूसरी तरफ नई भर्ती की जा रही है। इससे कर्मचारी कहीं ना कहीं बहुत आहत हैं। ये वह कर्मचारी हैं जो कोरोना काल की वैश्विक महामारी में जहां लोग अपने घरों में छिपे रहते थे, ये निकलकर उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सेवा देते थे। आज उनके साथ ये शोषण हो रहा है। अच्छा, पूरा एक दिन का कार्यकाल बीत गया आपका, पूरा एक दिन आप धरने पे बैठे रहे, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कौन कौन से अधिकारीगण या विभागाध्यक्ष आपसे मिलने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए अगर लखनऊ में आए, क्योंकि आप इस समय सूबे की राजधानी लखनऊ में सीधा आप बैठे हुए हैं, इको गार्डन में बैठे हैं। सारे मंत्रीगण, सारे अधिकारी, समस्त उच्च अधिकारी विभागों के अध्यक्ष आज यहाँ लखनऊ सूबे की राजधानी में ही बैठते हैं। आप बगल में अगर ऐसे कोरोना योद्धाओं का अगर अपमान होता रहेगा, कोरोना योद्धा का यह सीधा सीधा दुर्व्यवहार उनसे किया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आखिर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या आपने इस बातों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या किया? इन सभी से विस्तृत जानकारी कर्मचारी देख रहा है, बताइए। जब से टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई तभी से लगातार संगठन आवाज़ उठा रहा है। आज 4 महीने हो गए इन कर्मचारियों के समायोजन की बात की जाए, लेकिन यह शासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारी कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है कि इन 1200 कर्मचारियों का क्या होगा, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है। लगातार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहाँ तक आदेश दिया इस टेंडर प्रक्रिया की जांच की जाएगी, लेकिन आज तक उस जांच का कोई नतीजा नहीं निकल के सामने आया, ना ही कोई जांच की गई। अगली कंपनी भर्ती करने लगी, हमें नई कंपनी, अपनी पुरानी कंपनी से नोटिस आ गया कि हम आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी हैंडओवर होगा हम आपको निकाल देंगे, लेकिन आज भी इन कर्मचारियों की समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। मीडिया आवाज़ उठा रही है, सोशल मीडिया में तमाम सामाजिक संगठन हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं। पूर्व IAS अमिताभ ठाकुर जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। अभी कल भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह जी ने भी खत लिख के मुख्यमंत्री जी को कहा कि इन कर्मचारियों का समायोजन होना चाहिए, लेकिन शासन में बैठे अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। यहाँ भी कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। उत्तर प्रदेश में फिर से कोरोना फैलेगा, आखिर उनको सेवा कैसे मिलेगी? अगर ये कर्मचारी ही बेरोजगार रहेंगे तो सेवा कहाँ से देंगे? अच्छा, सरकार के जो भी मंत्री हैं, क्या आपने उनसे बात रखी तो क्या स्पष्टता से उन्होंने जवाब दिया या कोई कार्रवाई की, या सरकार से कोई भी संबंधित मंत्रीगण या विधायक महोदय कोई भी आपकी बात सुना या स्पष्ट रूप से सरकार तक रखी, मुख्यमंत्री तक रखी? बिल्कुल, सभी को अवगत कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहाँ तक बयान भी दिया कि मैं जांच करवा रहा हूँ, लेकिन आज तक उनकी जांच का कोई नतीजा सामने नहीं आया। शासन में बैठे जो IAS अफसर हैं, MD NHM, एम्बुलेंस कर्मचारियों को इतनी जलन हो गई है कि वो बात सुनने को तैयार नहीं है, कर्मचारियों से मिलना तक नहीं चाहती। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, जिससे नई कंपनी को टेंडर दिया गया है। सही बात है। इस हिसाब से देखिए, अभी प्रदेश के कोषाध्यक्ष माननीय सुशील पांडे जी से रूबरू हुए, हम लोगों ने सुना, तो इस पे मैं कहना यही चाहूँगा कि सरकार तक भी बातें स्पष्ट रूप से रखी गई और पूरे उत्तर प्रदेश के अनेकों ज़िले से कोई अपने सांसद महोदया
विधायक से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और केंद्रीय श्रम मंत्री जी से, कई लोगों से, मंत्री विधायकों से अगर हम लोगों ने बातें स्पष्ट रूप से रखी, अगर उस पर कोई भी चर्चा या हम लोग का विश्लेषण कोई भी कुछ किया भी नहीं गया या समायोजन नहीं किया गया, आखिर क्या कमी रही, तो इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि तुमने हमसे बदले गिन गिन कर लिए, हमने क्या देखा था तुम्हें इस दिन के लिए। तो ये स्थिति है इस समय सरकार की, वर्तमान सरकार की, जूं तक नहीं रेंग रही है, कानों में तेल डाल के बैठी। आइए हम देखते हैं हमारे सूबे की राजधानी लखनऊ के बगल के हमारे पदाधिकारी हैं सुनील कुमार लोधी जी, जो कि बाराबंकी ज़िले से आते हैं, वहाँ के हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष भी नियुक्त हैं। हम इनसे रूबरू होते हैं कि अगर ये शुरू से आज तक सरकार के तरीके से, चहल पहल से कदम मिलाकर अगर इन्होंने पूरी जानकारी दी और सरकार के गाइडलाइन का पूरा पालन किया, ड्यूटी भी की, सूबे की राजधानी के बगल से हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या क्या समस्याएं हुई और क्या क्या निस्तारण हुआ। जी बताइए। जी सभी को नमस्कार, मेरा नाम योगेश लोधी, मैं बाराबंकी से जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस कोरोना जैसी महामारी में हम लोगों ने आम जनमानस की सेवा की है, अपने जान को दांव पर लगा करके हमने सेवा की है। और आज वही एलएस कर्मचारी जिनका शोषण हो रहा है उनको निकाला जा रहा है, कंपनी समायोजन के लिए मना कर रही है। इसलिए हम लोग आज 2 दिन से इस इको गार्डन में बैठे हुए हैं धरना के लिए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हनुमान पांडे जी के निर्देशन में हम लोग अभी धरना पे बैठे हैं। अगर हम लोग का समायोजन नहीं होता है तो हम लोग महाआंदोलन के लिए मैदान में उतरेंगे। साथियों, इतना ही कहना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने देखिए स्पष्ट रूप से कहा, इन्होंने भी मांगे रखी। जनपद बरेली से, एक समय जानते हैं उत्तर प्रदेश के इस अनोखे प्रदेश में, जो कि भारतीय राजनीति का पटल छोड़ी जाती है, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा एक प्रदेश कहा जाता है और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रथम स्थान भी प्राप्त है। इसका एक अलौकिक जिला है बरेली। आप लोगों ने सुना भी होगा कि झुमका बाज़ार जहाँ से प्रचलित है पूरे भारत में, वहाँ से हमारे संगठन के एक हमारे जिलाध्यक्ष भी आए हैं, अनिल गंगवार जी। ये बताएंगे इनके यहाँ से, तो आपके यहाँ से अनिल जी, चलिए आप यह बताइए कि आप तो जनपद बरेली से बिलोंग करते हैं और जनपद बरेली में आपके यहाँ के एक केंद्रीय मंत्री जी भी हैं। जी जी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी। जी जी। तो क्या आपके ज़िले में एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए क्या उन्होंने कुछ कहा? क्योंकि कई बार मांगें उठाई गई, न्यूनतम वेतनमान के लिए, ठेका प्रथा से मुक्ति के लिए, कई चीज़ें स्पष्ट रूप से रखी गई, जो कि आपके ज़िले में, आपके ज़िले से ही उनका निवास स्थान भी है और आज वो केंद्र में बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात, जब कोविड काल हुआ है तो बरेली के जो भी एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उन्होंने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है, जिसका रिजल्ट ये रहा कि इतनी वहाँ पे सेवाएं अच्छी दी गई कि बरेली जनपद के पूरे उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर दर्जा दिया गया। इसके बाद में जिला कमेटी के शिष्टमंडल श्रम विभाग, जो हमारे यहाँ के संतोष गंगवार जी हैं, उनसे मिलने भी गए। वो पता नहीं एम्बुलेंस कर्मचारियों के नाम से कितनी उनको जलन है, कितनी उनको कष्ट है कि वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। एक बार नहीं, करीब 2-3 बार हम लोग गए हैं, अपने पत्र भी लेके गए हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनसे मिलने की हम लोग पूरी कोशिश करी, वहाँ पे भी गए, लेकिन वहाँ पे निराशा हाथ लगी, कोई मिलना चाहता ही नहीं है। जब भी बताते हैं कि हम लोग एम्बुलेंस कर्मचारी में कुछ दुख रहा है, कुछ समस्याएँ हैं जो कहना चाहते हैं आपसे, वो बिल्कुल भी तजब्बो देते ही नहीं हैं। तो मजबूरन में हम लोगों को वापस चले जाना पड़ता है जब समस्या का समाधान नहीं होता है। क्या आज अगर युवा आज रोड पे बैठे हैं, जिन कोरोना काल में इन एम्बुलेंस कर्मचारियों को कोरोना की उपाधि दी गई, जिन एम्बुलेंस कर्मचारियों को देवता बताया गया, देवतुल्य बताया गया, जिन्होंने एक शील्ड का काम किया, कोरोना काल में जनता के लिए रक्षा कवच बनकर खड़े रहे, 1 मीटर से कम की दूरी में उन्होंने मरीजों को सेवा दी है, डोर टू डोर सेवा दी, जहां लोग अपने आप को क्वारंटीन कर लेते थे, राजनेता अपने आप को घर में बंद करके रखे हुए थे, 15-15 दिन, 1-1, 2-2 महीने जनता से रूबरू नहीं होते थे। वहाँ कोरोना काल के कर्मचारियों ने, एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आंधी धूप तूफान कुछ नहीं देखा, निष्ठा, पूरी निष्ठा ईमानदारी से जनता को बचाने का कार्य किया है। अगर आज युवा रोड पे है तो जिम्मेदार कौन है? उसका पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार एक सैनिक, एक सच्चा सिपाही एक बॉर्डर पे खड़ा होकर अपने देश के लिए, आन बान शान के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, आज वही हाल हम एम्बुलेंस कर्मचारियों का है। आज से 2 साल पहले, करीब 1-1.5 साल पहले, जब भी कोरोना काल हमारे भारतवर्ष के सहित पूरे विश्व में आया है, तब से ये एम्बुलेंस कर्मचारी ही एक सच्चे सिपाही की भूमिका निभा रहे हैं। आलम यह है कि 1-1 लाख रुपए कमाने वाले मेडिकल ऑफिसर तक पीछे हट जाते थे।
लेकिन हम लोग अपने भी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे, कभी भी हम लोगों ने अपना कर्तव्य को नहीं पीछे हटे, ना कभी अपने जिम्मेदारियों से भागे हैं। हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हुआ हो। आज उसका अंजाम ये है कि हमारे करीब आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी कोविड काल में ड्यूटी करते करते शहीद हो गए हैं। क्या उनका परिवार नहीं था? क्या उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है? सरकार भी है, प्रशासन भी है, शासन भी है और समाज सेवी संस्था भी है, लेकिन ये लोग केवल अपनी रोटी सेक रहे हैं, कोई भी समस्याएं नहीं सुन रहा है। पर आज उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उनके परिवार की आज कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। आज वो लोग एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं, बंजारे की जिंदगी जी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनके लिए। जबकि दूसरी लहर खत्म हो चुकी, तीसरी लहर आने वाली है। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, जिस प्रकार दोनों लहरों में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपनी जान की परवाह न करके अपनी जान तक दे दी, आज तीसरी लहर जब भी आएगी तो यही एम्बुलेंस कर्मचारी फिर से आगे आएंगे और फिर हमारे देश को आगे तक लेके जाएंगे। चाहे इसमें से आधा दर्जन नहीं, चाहे 2 दर्जन हमारे कर्मचारी शहीद हो जाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जब सरकार आई थी बीजेपी की तो बहुत सारी उम्मीदें थी कि सबका साथ सबका विकास होगा, जो भी न्यूनतम मानदेय होगा सब लगेगा, लेकिन ये सब हुआ है केवल कागजों में, केवल कागजी खाने पूरी हुई है। कोई भी हम लोगों के ऊपर में लिखित तरीके से कोई भी नियम लागू नहीं हुआ है। केवल अगर मिली है तो केवल हम लोगों को आश्वासन आश्वासन आश्वासन। आप ये बताइए, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी ये एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, आप इतनी बड़ी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार की, आप किसी कंपनी को कैसे दे सकते हैं? जबकि उस कंपनी जो भी आपने प्रोजेक्ट दिया है केवल एम्प्लॉय प्राइवेट है, बाकी सारी चीज़ गवर्नमेंट की है। क्या आपको लगता नहीं कि आप गलत कर रहे हैं? क्या इनका परिवार नहीं है? क्या हम लोगों का बीवी हैं, बच्चे हैं, हम लोग रोज़ रोज़ आके हड़ताल अनशन पर नहीं बैठ पाएंगे। कुछ समय मिलता है ड्यूटी करने के बाद, मन करता है कि अपने परिवार के साथ बैठ के समय बिताएं, लेकिन सरकार की नीतियों, कंपनी की जो भी इन्होंने नियम बनाए हैं गलत तरीके से, हम लोग उसमें उलझ के रह गए हैं। हम लोग इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग 2012 से नौकरी कर रहे हैं, आज 2021 हो गए, 9 साल हो गए। 9 साल पहले भी जहां आज हम लोग खड़े थे, आज भी हम लोग वही जगह खड़े हैं। अगर हम लोग पास कुछ है तो केवल अनुभव। क्या अनुभव माने नहीं रखता है हम लोगों के लिए? आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहाँ अनुभव के बेस पे उनको प्रमोट किया गया है, उनको संविदा किया गया है, उनको गवर्नमेंट किया गया है, लेकिन हम एम्बुलेंस कर्मचारी कि पता नहीं ऐसा कौन सा हम लोगों ने गुनाह कर दिया है सरकार के साथ, शासन के साथ, प्रशासन के साथ में, कि जो हम लोगों की बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सही, बहुत बड़ा आपने एक चीज़ कहा कि आज अगर ठेका प्रथा की दंश की मार अगर झेल रहा है एम्बुलेंस कर्मचारी, एम्बुलेंस को जहां तक सरकारी बताया गया, जहां पे विभागाध्यक्ष, इनके मंत्रीगण, उन्होंने कहा कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा इन्होंने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। जनता को भी सोचना चाहिए, अगर इसको ठेके पे चलाने का काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता के जान को जोखिम में ढकेलने का काम किया जा रहा है। लगातार पहली लहर में और दूसरी लहर में पूरे निष्ठा भाव से जनता को बचाने का कार्य किया गया, जनता को डोर टू डोर सेवा देने का कार्य किया गया, जनता के लिए रक्षा कवच बन के खड़े रहे। अपने त्योहारों में अपने घर नहीं गए, अपने परिवारों से मुखातिब नहीं हुए, अपने परिवार को दूर छोड़ के 200, 500, 600, 1,000 किलोमीटर दूर जाके ड्यूटी किया और जनता को बचाने का कार्य किया। वहीं आज अगर रोड पे उतारे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पेट पे लात मारने की जो आह है स्पष्ट सूबे की राजधानी लखनऊ में सुनाई दे रही है। अब मुख्यमंत्री जी को कान खोलकर सुनना होगा और इनकी चीज़ों को देखना होगा और इसका निस्तारण तत्काल प्रभाव से करना होगा। आइए अब ले चलते हैं आपको मुखातिब करवाने के लिए हमारे मैनपुरी जिला, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का जनपद से बगल का जिला है, लेकिन उनसे अभी मैं मिलवाता हूं, इनसे पूछता हूं कि क्या क्या रहा, क्योंकि यहाँ सूबे की राजधानी से कुछ ही दूर पे पश्चिम के दिशा में आपको बहुत अच्छी ज़िले आपको, क्योंकि बगल में सैफई, बगल में एटा, मैनपुरी, सब अपने आप में राजनीतिक गढ़ माना जाता है। और उस तरह से अगर वहाँ पे कोरोना काल में उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया, समाज सेवी भी हैं अर्जुन यादव जी। आइए, मैं वहाँ के जिलाध्यक्ष भी हमारे संगठन के, आइए मैं इनसे मिलवाता हूँ और आपसे बात करवाता हूँ क्या क्या कठिनाइयाँ हुई और क्या मांग रखते हैं कर्मचारियों के लिए सरकार से। संक्षिप्त में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। हम पिछले जब उस टाइम पे कोरोना चल रहा था तब डॉक्टर और रिश्तेदार भी कोरोना के पेशेंटों को साथ छोड़ देते थे। उसमें भी हम 1 मीटर के दायरे में सबसे पहले पेशेंट को उठाते थे। हम 8-8 घंटे पेशेंट को एम्बुलेंस हम लेके घूमे, पेशेंटों को
अपनी जान खतरे, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, परिवार की परवाह ना करते हुए पेशेंटों को साथ दिया। साथ देने के बाद भी आज शासन और प्रशासन, हम कल लगातार 2 दिन से धरने पे बैठे हैं, ना ही कल कोई सुनने आया ना ही आज। हम आगे अगर ये प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो हम आगे आंदोलन करने को अग्रसर होंगे। अच्छा, अगर आपके देखा जाए स्पष्ट रूप से तो आपका मैनपुरी, सैफई, एटा, इटावा ये सब अपने आप में एक राजनीतिक गढ़ माना जाता है, राजनेताओं का जिला माना जाता है अपने आप में। लेकिन कोई क्या सुनवाई, अगर कोरोना योद्धाओं का अपमान भी अगर ऐसे होता रहेगा तो वह राजनीति किस काम की, वह गढ़ किस काम के, वह अस्पष्टता किस काम की, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं और सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? देखिए, सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोगों को समझाकर्मी किया जाए और हमारा समायोजन किया जाए। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों में एक कमेटी नियुक्त की थी, ना तो उस कमेटी का अता पता चला है कहीं भी। हम लोग लगातार संघर्ष रहते हैं और लगातार संघर्ष कर भी रहे हैं, उसके बाद भी हमारे शासन प्रशासन अनदेखी कर रहा है। हम बहुत परेशान भी हैं और व्यथित भी हैं। सही है, बहुत बड़ी इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा कि व्यथित भी हैं, परेशान भी हैं। वास्तविकता में परेशान होने की तो चिंता का विषय है ही पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कोरोना काल के हीरो रहे। अगर कोरोना काल ख़त्म होती, उनको अगर रोड पे उतारा जाए, बेरोजगारी के आलम को झेला जाए तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं सरकार पे, और सरकार पे ही प्रश्न चिन्ह उठते हैं, और उनके संबंधित विभागाध्यक्ष और जो भी उनके मंत्रीगण हैं, जो बोलने से घबराते हैं, जो बोलने से कतराते हैं, क्योंकि दोनों कंपनियां आज के समय में हाथ उठा चुकी हैं। जीवीके एमआरआई और चिकित्सा दोनों ने अपने हाथ खड़े करके सरकार के ऊपर डाल दिया। तो सरकार को तो अब आगे आना होगा और सरकार को बताना होगा, क्योंकि एम्बुलेंस सरकार की, तेल सरकार के, बिल सरकार के, तो कर्मचारी क्यों आज? क्या हम आज सरकार भी पूछते हैं कि क्या आज के जो कर्मचारी हैं ये कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं हैं, कोई दूसरे देश से तो आए नहीं हैं, कोई अंतरिक्ष के प्रवासी हैं नहीं। अगर ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, आम जनमानस के हीरो बताए गए, तो आज अगर उनको रोड पर उतारा जा रहा है तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पर भी सोचना होगा। आइए अभी हम प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी से मुखातिब होते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे संक्षिप्त में कि 2 दिन से आज द्वितीय दिवसीय धरना ये कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर सुनवाई क्या क्या हुई, क्या क्या ठोस कदम उठाए गए, आगे की रणनीति पे क्या है, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, संक्षिप्त में इनसे भी पूछते हैं हम। जी अध्यक्ष। सभी संघर्षशील कर्मचारियों को धन्यवाद करना चाहता हूं, और 2 टुक में अपनी बात रखना चाहता हूं कि आंदोलन हमारा जो है समायोजन का है, और बिना समायोजन लिए हम पीछे नहीं हट सकते किसी भी कीमत पे। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ जाए, जो भी हदें पार करनी पड़े, या चाहे शासन जो भी बातें समझे, जैसे भी समझे, हम उस भाषा में समझाना पड़ेगा, क्योंकि समायोजन हमारे लिए बेहतर ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने 2012 से लेके अब तक हमने सेवाएं दी हैं और अपनी बात दमदारी से रखी गई है, और शासन प्रशासन ने अभी तक हम लोगों को खाली आश्वासन दिया कि ये चीज़ें बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कहीं नहीं हमारा समर्थन नहीं मिला। अब ये ऐसे में हमारी नौकरी भी सुरक्षित नहीं रहेगी, तो फिर हम शासन से क्या उम्मीद रखेंगे? इसलिए देखिए, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि कल प्रदेश भर के लोगों की मीटिंग है, जिसमें जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष वगैरह सभी लोग आएंगे, और उस मीटिंग के बाद जो भी ठोस कदम लिया जाएगा, जो भी ठोस निर्णय लिया जाएगा, उसी के आधार पर हम आगे की रणनीति बनाकर और कार्य करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कोरोना काल में लगभग 9 कर्मचारी उत्तर प्रदेश से, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो 9 कर्मचारी शहीद हुए। 9 कर्मचारियों को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया था, घोषणा भी की गई थी, और डीजी हेल्थ और एनएचएम के द्वारा भी कहा गया था कि 50 स्वास्थ्य विभाग को भेज हुई, और कोई भी इस तरह के आश्वासन भी नहीं दिया गया कि हाँ ये पैसा कब तक देंगे। सही, लेकिन आज अगर इनको रोड पे उतारा जा रहा है, कर्मचारियों को अगर इस तरह से रोड पे ढकेला जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? एक संदेश दीजिए कि कर्मचारी आगे की क्या रणनीति तय करते हैं, किस हद तक जाएंगे? देखिए भाइयों, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने सेवा में रहें, सबसे ज़रूरी होता है। सेवा में रहना ज़रूरी है, तो सेवा में रहने के लिए अगर हमारे पास कोई भी हथकंडा नहीं बचता है, कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता है, तो हम बृहद या महा आंदोलन कह सकते हैं कि करने के लिए बाध्य होंगे। उसके लिए सारी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस सेवा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हनुमान पांडे जी से हम लोग मुखातिब हुए, उन्होंने सीधा कहा कि सेवा में रहने की जिम्मेदारी है, लेकिन सेवा रह कहाँ गया है? क्योंकि आज के जिम्मेदारी में देखा जाए
तो समय के दरमियान GVK-MRI और चिकित्सा दोनों कंपनियों ने अपने हाथ खड़े करके सरकार के कंधों पर जिम्मेदारियां डाल दी है। सरकार ने एम्बुलेंस सेवा का तो टेंडर उठा के चिकित्सा, जो कि ZHL कंपनी के नाम से विख्यात है, उसको दे दिया, लेकिन GVK-MRI ने उधर हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उसके पास टेंडर नहीं है। तो दोनों कंपनियों ने कहीं ना कहीं कर्मचारियों को दरकिनार करने का काम किया है। उसके बाद भी अगर सरकार अब आगे आके कर्मचारियों का समायोजन नहीं करती है तो साथ में हम लोग की काफ़ी उम्मीदें 2022 के चुनाव पर टिकी हुई हैं। तो क्या युवाओं से क्या अपेक्षा सरकार रखेगी, इस चीज़ों को भी तो ध्यान में देना होगा। आइए हम अब सीतापुर के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी से मुखातिब होते हैं, क्योंकि इनके ज़िले में कोरोना काल 2020 में कर्मचारी ऑन ड्यूटी शहीद हो गए, लेकिन कोरोना काल में ड्यूटी भी कर रहे थे, कोरोना गाड़ी पे भी ड्यूटी कर रहे थे, परिवार के अकेले व्यक्ति थे। तो क्या सुविधाएं मुहैया हुई, उनसे आइए हम संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जी अखिलेश जी। नमस्कार। जैसा कि आपने बताया है कि हमारी जो ड्यूटी कर रहे थे कर्मचारी, एक कर्मचारी हमारा शहीद भी हुआ था, लेकिन जो सरकार द्वारा बीमा राशि बताया गया था कि कर्मचारी को दिया जाएगा मृत्यु उपरांत, लेकिन उसके घर की स्थिति इतनी ख़राब है, वो भी घर में अकेला था, पिताजी बीमार रहते, उसके आज तक उसको कोई भी सहायता न कंपनी न सरकार द्वारा दी गई है और उनके पिताजी की स्थिति बहुत ही ख़राब है। ये बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि हमें जो उपाधि दी गई थी देवदूत, कोरोना योद्धा, वो सब होने के बाद भी हमारे साथ चलावा हुआ है और आज स्थिति ये आ गई कि हम लोगों की नौकरी से हमको निकाला जा रहा है, हम रोड पे आ गए हैं हम लोग। ये ही बहुत हमारे लिए गलत हमारे साथ किया जा रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों का समायोजन किया जाए और हमारा जो हमारे साथ ये गलत हो रहा है इसके खिलाफ आप कोई शासन द्वारा कड़ा वो उठाया जाए, कदम उठाया जाए। आज जिस प्रकार से देखिए, अभी इन्होंने बताया कि एक शिवम श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति थे हमारे, जो कि कर्मचारी 108 पे पायलट के पद पे कार्यरत थे, घर में अकेले थे, जो कि जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, घर के अपने माता पिता के अकेले लड़के थे। उसके बाद भी उनके पीछे 2 बहनों की जिम्मेदारी, उनके पिताजी के कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी की बोझ, और इस कोरोना काल में काल के गाल में वो समा गए। उसके बाद भी सरकार की जो भी सुविधाएं हुई मुहैया नहीं हुई, कहीं ना कहीं सरकार ने भी चुप्पी साधी और जो भी सुविधाएं कागजी कार्रवाई पर रखी है वो ज़मीनी धरातल पर उतारने का काम तो नहीं किया। अगर धरातल पे वो नहीं उतरी तो उन सुविधाओं का लाभ क्या है, उनकी हकीकत क्या है। आपने अभी जिस प्रकार से देखा कि कागज़ में तो बोलने के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं बता दी जाती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े मैनिफेस्टो लाए जाते हैं, लेकिन उसकी हकीकत तो यह है कि सूबे की राजधानी लखनऊ से आपने देखा कि विभिन्न ज़िलों से आए हुए लोगों ने अपने दर्द को बयां किया, जनता को बताया। जो कोरोना काल में हीरो बन के आए थे, जो कोरोना काल में जनता को एक शील्ड बन के काम कर रहे थे, उन कोरोना कर्मचारियों के भविष्य को अगर सीधा सीधा दरकिनार किया जाता है तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है, बहुत बड़ा दुख की बात है कि अभी कोरोना काल की तीसरी फेज आने वाली है। एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने सीधा सीधा संवाद दिया कि 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की दस्तक हो जाएगी। उस कोरोना की दस्तक के बावजूद उसको अनदेखा किया गया। आज उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों की एक विंग ALS, जो कि वेंटिलेटर सुविधा है, जो कि ज़िले ज़िले पे कार्यरत होती है, उसके बाद उन कोरोना कर्मचारियों को अगर दरकिनार किया गया, उनके भविष्य को गर्त में डालने का काम किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एम्बुलेंस के कर्मचारी को ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को भी एक भविष्य को गर्त में ढकेलने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस पर भी कार्य करना होगा। ठीक है, आइए ले चलते हैं हम आपको। एक आखिरी व्यक्ति हमारे हैं सूबे की राजधानी लखनऊ के जिला अध्यक्ष सुनील सचान जी, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि सूबे की राजधानी में इन्होंने बिना छुट्टी लिए हुए पूरा कोरोना काल की प्रथम फेज और द्वितीय फेज दोनों में कार्य किया है। तीसरी फेज आने वाली है, तब भी इन्होंने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं तोड़े, पूरे सरकारी अवकाशों पे भी घर नहीं गए, अपने परिवार से नहीं मिले। उसके बाद भी अगर इनको भी दरकिनार किया गया तो कितने दुख की बात है। कोविड कमांड सेंटर में लोगों ने प्रमाण पत्र को जला दिया, जो कि कोरोना योद्धाओं की उपाधि मिली थी। अगर वो कोरोना योद्धा अपमान समझ रहे हैं, उसके बाद भी सरकार मौन है, तो क्या कहेंगे? जी बताइए सुनील सचान जी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी के नेतृत्व में आज ये इको गार्डन लखनऊ में दूसरे दिन हम लोग शांतिपूर्वक धरने में बैठे हुए हैं, और जो कि हमारी कुछ ही ज़्यादा बहुत बड़ी मांग नहीं है, केवल अपनी नौकरी को ही बचा रहे हैं हम लोग ALS के जो कर्मचारी हैं, लगभग 1000 कर्मचारियों को सिर्फ हम लोग समायोजित की मांग कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, आज अभी भी कोई भी प्रशासन की ओर से कोई संदेश नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया,
और जिस प्रकार से इस कोविड जैसे भयंकर महामारी में राजधानी लखनऊ की टीम ने बहुत अपने कर्तव्य को निभाया है। हमारे कई साथी कोविड पॉजिटिव भी हुए थे, कई साथी हमारे 6-6 महीने 8-8 महीने घर तक नहीं गए, लेकिन हम लोगों ने सेवा दी है, लगातार शासन प्रशासन के साथ में कदम से कदम मिलाकर साथ किया। जहाँ पे लखनऊ के सीएमओ साहब भी पॉजिटिव आ गए थे, डीएम साहब भी पॉजिटिव आ गए थे, माननीय सांसद जी कौशल किशोर जी भी पॉजिटिव आ गए थे, माननीय दर्जा प्राप्त मंत्री नंदा साहब राज्य मंत्री भी पॉजिटिव आ गए थे। फिर भी हम लोगों ने इस कोविड काल में अपने प्राणों की चिंता किए बगैर हमने सेवा दी है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज इस भयंकर कोरोना को देखते हुए हम लोग पीछे नहीं हटे हुए, हम लोगों को अपना रोजगार चाहिए। और जिस प्रकार से 1000 कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, बहुत ही दुखित घटना है, मन दुखित होता है। क्या आपको लगता है कि जो तीसरी फेज आने वाली है, अगर कर्मचारियों को सीधा दरकिनार किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, तो तीसरी फेज में क्या आज सरकार संवेदनशील है या फिर युवाओं के भविष्य को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है? क्या कहेंगे? बिल्कुल, युवाओं को जो जिस तरह से रोजगार के देने की बात होती है, देने की बजाय रोजगार हम लोगों से छीना जा रहा है। जैसे नई नई कंपनियां आ रही हैं, ना कोई पता है ना ठिकाना, ऐसे ऐसी कंपनियों को उनका टेंडर दिया जा रहा है। जो वर्तमान की कंपनी है उनसे टेंडर दूसरी कंपनी को दिया गया है। हमारा मेन उद्देश्य है कोई भी कंपनी आए हमको बस समायोजित किया जाए। इससे जो तीसरा फेज आने वाला है, फिर भी हम लोग तैयार हैं। हमारे प्रदेश संगठन के नेतृत्व में एक कल मीटिंग है और हम सभी जिलाध्यक्ष भाई जैसा भी निर्देश मिलेगा एक बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए हम लोग सदैव तत्पर साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने देखा, जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार भी संवेदनशील नहीं। जहाँ की मैनिफेस्टो में बड़े बड़े लंबे लंबे वादे किए गए, बताए गए कि हर साल 5 लाख नौकरियां बांटी जाएंगी, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो सूबे की राजधानी लखनऊ में अगर लखनऊ का ही कर्मचारी अगर आज बेरोजगारी का आलम झेल रहा है, तो कहीं ना कहीं यह सब वादे जो हैं सिर्फ हवाई हैं, सिर्फ झुठलाए गए, सिर्फ सपने दिखाए गए। लेकिन सपनों को पूरा करने का हकीकत यह है जो आप आज रोड पर देख रहे हैं। कर्मचारी आज रोड पर बैठा हुआ है, सरकार मौन है, विभागाध्यक्ष चुप्पी साधे हैं, कोई कैमरे से रूबरू नहीं होना चाह रहा है। उसके बाद भी लोग अगर मौन धारण किए हुए, तो हकीकत आप देख लीजिए, 2022 का चुनाव सर पे है, लोगों को चुनाव की पड़ी है, लेकिन कर्मचारी और यह कोरोना के हीरो जो जनता को बचाने का कार्य करते हैं, तीसरे फेज में भी ये हीरो बन के सामने आएंगे, तब इनकी याद आएगी। लेकिन आज सेकंड फेज खत्म होने के बाद इनको दरकिनार किया गया। कितने लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, कितने राजनेता अपने आप को बंद कर लिए कमरे में, कितने विभागाध्यक्ष लोगों से रूबरू नहीं हो रहे थे, तब ये कोरोना काल के हीरो डोर टू डोर सेवा दे रहे थे। उसके बाद अगर रोड पे ढकेला जा रहा है तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी चिंता का विषय है। आप लोग अभी सभी लोगों ने सुना और सीधा धरना स्थल से हम सीधा लाइव थे, उसके बाद देखा भी, और अब हम सीधा अपने बात को भी विराम देते हैं सभी लोग, और फिर हम लोग जुड़ेंगे और आज बताएंगे हकीकत। योद्धाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कोरोना योद्धाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एलएस कर्मचारियों का समायोजन करो, समायोजन करो, समायोजन करो। एलएस एम्बुलेंस कर्मचारियों का समायोजन करो, समायोजन करो, समायोजन करो। देखिए, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सभी लोग, कर्मचारियों के अंदर रोष व्याप्त है, कर्मचारियों के अंदर गुस्सा है, कर्मचारी अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं। और कर्मचारी ने ऐलान भी किया है, संगठन ने भी बता दिया है, रास्ता स्पष्ट है कि रणनीति बनेगी और एक बेहतरीन पहल के साथ उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी रोड पे उतरेंगे और सभी कर्मचारी अब मांगे रखेंगे। तो क्या जनता आज सुरक्षित है? क्या जनता को सरकार आज संवेदनशील है, जनता को बचाने का कार्य कर रही है या उनको गर्त में ढकेलने का काम कर रही है? तय आपको करना है, बोलना आपको है, सच के साथ। पूरा एम्बुलेंस कर्मचारी तब भी भविष्य में जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर था, तत्पर है, तत्पर रहेगा। मैं अब शिव कुमार मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आऊँगा। कल हम लोग का धरना नहीं होगा क्योंकि कल संडे है, कल इतवार है। फिर अगले दिन हम लोग आपसे रूबरू होंगे और मिलेंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। एम्बुलेंस कर्मचारी एकता जिंदाबाद।